हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची मौर्य। तो हम लोगों ने शुरू कर रखा है अपना डावर का टॉपिक, मतलब कि मेहर का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो डावर होता है वो एक ऐसा या तो मनी के फॉर्म में हो सकता है या तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है, कुछ अमाउंट हो सकता है जो कि वाइफ जो है वो इंटाइटल होती है, उसका हक होता है लेने का फ्रॉम द हस्बैंड। एक तरीके से कंसिडरेशन फॉर द मैरिज भी कहा जाता है। और एक हम लोगों ने केस देखा था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का, इससे रिलेटेड। आज के लेक्चर में दोस्तों हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डावर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल पर्पजेस, चाहे तो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें या तो मेंस की बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर में तो डावर को क्लासिफाई करेंगे हम दो पार्ट में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज स्पेसिफाइड डावर एंड सेकेंड इज अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड डावर। जो स्पेसिफाइड डावर है उसे कहते हैं महर ए मुसम्मा। स्पेसिफाइड डावर को महर ए मुसम्मा कहते हैं। अनस्पेसिफाइड डावर को महर ए मिस्ल कहते हैं। महर मुसम्मा और महर मिस्ल, ये दो तरह के डावर होते हैं। तो पहले हम जानेंगे स्पेसिफाइड डावर, मतलब कि महर मुसम्मा को। ये जो डावर होता है ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाइड है पहले से। वो जो अमाउंट है डावर का वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, स्पेसिफाई कर लिया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ डावर इज स्टेटेड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड द स्पेसिफाइड डावर। जब शादी हो रहा है, निकाह हो रहा है, उसी समय जो मेल की पार्टी है और जो फीमेल की पार्टी है ये आपस में मिल करके ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज का, इसमें पहले ही तय कर लेंगे कि हम इतने रुपए में या ये प्रॉपर्टी से जो जो महर ए हक है वो दे रहे हैं फीमेल को। जो मेल है वो दे रहा है फीमेल को, ये क्योंकि उसका हक है, उसको मिलना ही चाहिए, ये दिया जा रहा है उसको। तो जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड हो गया उसे कहेंगे स्पेसिफाइड, क्योंकि पहले से इसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि इतने तारीख को या इतने तरीके से, इस तरीके से मिलेगा वाइफ को, इस तरीके से वाइफ को दिया जाएगा, इतना रुपए दिया जाएंगे या इतनी प्रॉपर्टी दी जाएगी उसको। तो ये पहले से स्पेसिफाइड है, इसलिए इसको नाम है स्पेसिफाइड डावर या फिर महरे मुसम्मा। इट मे बी सेटल्ड बाय द पार्टीज टू द मैरिज आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ द मैरिज और इवन आफ्टर द मैरिज भी किया जा सकता है स्पेसिफाइड डावर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन तरह की बात कर रहा है। जो महरे मुसम्मा है वो या तो शादी से पहले डिसाइड हो जाए, कि इतना अगर आप महर देंगे तो ही शादी होगी, यानी पहले डिसाइड हो गया, या शादी के समय डिसाइड हो कि इतने रुपए में हम या इतने प्रॉपर्टी से हम ये जो महर है वो हक अदा करके, महर का हक अदा करके ये शादी कर रहे हैं, उस समय डिसाइड हो जाए। या इवन आफ्टर द मैरिज, या ये कह दे कि हम इतना देंगे शादी के बाद, जैसे शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, उसके बाद हम इतना देंगे। मतलब किसी भी तरीके से उसको स्पेसिफाई कर दिया जा रहा है प्रॉपर्टी को या पैसे को, उसे कहेंगे स्पेसिफाइड डावर या फिर महरे मुसम्मा। If marriage of a minor or lunatic boy is contracted by a guardian, such guardian can fix the amount of dower. अगर कोई लड़का जो माइनर है या ल्यूनेटिक है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी शादी में जा रहा है, मतलब निकाह हो रही है उसकी, तो जो निकाह में, अब वो तो माइनर है या तो ल्यूनेटिक है, वो तो कर नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर नहीं हो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। तो इस केस में उसके जो गार्जियन है, उस लड़के के जो गार्जियन है वो फिक्स कर सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ डावर देना है, कितना देना है, वो फिक्स कर सकते हैं, उनके पास ये हक है फिक्स करने का। द डावर फिक्स बाय द गार्जियन इज द बाइंडिंग ऑन द माइनर बॉय एंड ही कांट अटेनिंग एंड ही कांट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी टेक द प्ली दैट ही वाज नॉट अ पार्टी टू इट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सेज कि जो डावर है फिक्स किया गया है वो लड़का जिसके पिता जो है वो फिक्स कर रहे हैं डावर को, और वो जो लड़का है वो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है। बाद में वो साउंड हो जाता है और बाद में वो अगर मेजर हो जाता है, दोनों की बात नहीं कर रहे, या और है यहाँ पे, दोनों की बात नहीं कर रहा साथ में, या दोनों भी हो सकता है और भी हो सकता है। इस केस में बाद में वो जो या तो साउंड माइंड पर्सन हो जा रहा है
माइनर था तो मेजर हो जा रहा है, और वो ये कह दे कि हम तो भाई माइनर थे और हम नहीं जानते कौन सा मेहर कैसा मेहर, उन्होंने जो मेरे पिताजी थे या हमारे दादाजी थे उन्होंने किया है, वो हमारे गार्जियन थे, तो अब वो जानेंगे, वो पे करेंगे डावर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ही हैव टू पे इट, उसे पे करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। एज ऑफ प्यूबर्टी पर आने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि हम पे नहीं करेंगे, हम नहीं जानते इसके बारे में। वो पार्टी था और वो पार्टी है भी, वो पार्टी रहेगा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान देने की बात है यहाँ पे। द हस्बैंड में सेटल एनी अमाउंट ही लाइक बाई वे ऑफ डावर अपॉन हिज वाइफ, दो इट मे लीव नथिंग टू हिज हायर्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। ओके, अब आते हैं स्पेसिफाइड डावर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने देखा टू टाइप ऑफ डावर्स, जिसमें स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डावर है, महरे मुसम्मा और महरे मिस्ल। जो महरे मुसम्मा है यानी स्पेसिफाइड डावर है, जिसको पहले से मैरिज के पहले, मैरिज के दौरान या मैरिज के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड डावर। उसके दो पार्ट हैं, उससे भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर एंड डिफर्ड डावर, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना प्री में आ जाते हैं डायरेक्टली, जैसे प्रॉम्प्ट डावर किस नाम से जाना जाता है, डिफर्ड डावर वन लाइन में वन लाइनर आ जाएगा कि किसको कहेंगे डिफर्ड डावर या किसे कहेंगे प्रॉम्प्ट डावर। तो जो प्रॉम्प्ट डावर है वो महरे मुज्जल कहते हैं उसे, महरे मुज्जल, ये है प्रॉम्प्ट डावर। इट इज पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज ऑन डिमांड। जो महरे मुज्जल होता है वो इमीडिएटली पे करना पड़ता है आफ्टर द मैरिज, जैसे ही डिमांड होगा, जैसे ही वाइफ डिमांड करेगी मेहर का उसी समय इमीडिएटली, देखिए वर्ड देखिए ध्यान से, यहाँ पे इमीडिएटली वर्ड यूज किया गया है, जैसे ही डिमांड होगा वैसे ही वाइफ को पे करेगा हस्बैंड, क्या, प्रॉम्प्ट डावर, इमीडिएटली। According to Amir Ali कह रहे हैं a wife can refuse to enter into conjugal domicile of husband until the payment of the payment of the prompt dower। ये कह रहे हैं कि वाइफ जो है वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, जब तक कि उसका प्रॉम्प्ट डावर पे नहीं हो जाए। जैसे ही वो मांगेगी उसे हस्बैंड को पे करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट डावर, और वो उसके पास ये राइट आ जा रहा है वाइफ के पास कि वो रिफ्यूज कर सकती है साथ में रहना, इतना पावर दिया गया है यहाँ पर। इट इज पेएबल इमीडिएटली ऑन द मैरिज टेकिंग प्लेस एंड इट मस्ट बी पेड ऑन डिमांड। जैसे ही शादी होता है वैसे ही पे करना पड़ेगा, और वैसे ही पे करना पड़ेगा जैसे ही वाइफ डिमांड करेगी कि हमको मेरा डावर चाहिए, उसी समय पे करना पड़ेगा। बाद में नहीं कह सकते नहीं हम आज नहीं कल, हाँ ठीक है कुछ सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पे एक इसे प्रायोरिटी के तरीके से देखा जा रहा है कि इसको प्रायोरिटी के तरीके से फुलफिल करना होगा डिमांड, किसका, प्रॉम्प्ट डावर का, महरे मुज्जल का। इट कैन बी रियलाइज्ड एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द मैरिज। ये जरूरी नहीं है कि शादी होगा तभी पे होगा, बिफोर भी हो सकता है आफ्टर भी हो सकता है मैरिज के, कभी भी रियलाइजेशन हो सकता है इस बात का कि हमको चाहिए मेरा डावर। इट डजंट बिकम डेफर्ड आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। इसका मतलब देखिए, अब प्रॉम्प्ट डावर जो है, अभी हम डेफर्ड आपको बताते हैं। प्रॉम्प्ट डावर जो होता है वो ये नहीं कह सकते कि अब कंज्यूमेशन हो चुका है मैरिज में तो उसको डेफर्ड में कन्वर्ट कर दे। प्रॉम्प्ट डावर प्रॉम्प्ट ही रहेगा, कंज्यूमेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैरिज हुआ हो या नहीं हुआ हो। वाइफ के पास एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है कि वो सू कर सकती है प्रॉम्प्ट डावर की रिकवरी के लिए, और वो ये कह सकती है कि हम कंज्यूमेशन में नहीं रहेंगे, या हम जो कंजुगल डोमिसाइल है हस्बैंड का वहां पे नहीं रहेंगे, हम अपने अलग रहेंगे, वो किसी भी तरीके से रिफ्यूज कर सकती है। It is only on the payment of the prompt dower that the husband become entitled to enforce the conjugal right unless the marriage is already consummated। जो यहाँ पे हस्बैंड के पास जो राइट है वो कंजुगल राइट का तब आएगा, ध्यान दीजिएगा, कंजुगल राइट जो है वो हस्बैंड के पास तब आएगा जब वो डावर का पेमेंट करेगा, जब उसकी वाइफ डिमांड करेगी। जब वो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद हस्बैंड जो है वो कंजुगल राइट का डिमांड कर सकता है, अदरवाइज उसके पास राइट नहीं है कि वो कंजुगल राइट का डिमांड कर सके। तो किसके पास राइट है,
वाइफ के पास ये राइट है कि वो चाहे तो वो रिफ्यूज कर सकती है कि हमें नहीं रहना उनके घर में साथ में। The right of restitution arises only after the dower has been paid. restitution का राइट तभी आएगा हस्बैंड के पास जब डावर का पेमेंट हो जाएगा, डावर पेड हो जाएगा। As it is payable on demand, limitation begin to run on the demand or refusal. देखिए ध्यान दीजिएगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसी समय से, उसी क्षण से जैसे ही डिमांड किया जाएगा वाइफ के द्वारा। जिस क्षण वाइफ डिमांड करेगी डावर का, अपना मेहर का, उसी समय से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर 3 साल का पीरियड बीत जाता है तो हस्बैंड का जो राइट है, कंजुगल राइट है, कंज्यूमेशन का राइट है, वो सारे जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे हस्बैंड के पास से। यहाँ पे 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम आते हैं डेफर्ड डावर पे, मतलब महरे मुअज्जल पे। हम लोगों ने देखा स्पेसिफाइड डावर, अनस्पेसिफाइड डावर। जो स्पेसिफाइड डावर्स है उसमें 2 तरीके हम लोगों ने देखे, प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर महरे मुअज्जल एंड डेफर्ड डावर महरे मुअज्जल। तो डेफर्ड डावर में इट इज पेबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आइदर बाय द डेथ और द डाइवोर्स। देखिए क्या डिफरेंस है प्रॉम्प्ट और डेफर्ड में। आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट जो है वो शादी के पहले, शादी के बाद, जब भी वाइफ डिमांड करे तब हस्बैंड को पेमेंट करना होता है। लेकिन जो डेफर्ड डावर होता है, मतलब महरे मुअज्जल होता है, वो तभी पे होगा, तभी हस्बैंड पे करेगा जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा। तो जब मैरिज का डिसोल्यूशन होगा किसी भी तरीके से, अब मैरिज का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, डेथ से हो सकता है, डाइवोर्स से हो सकता है, किसी भी तरीके से जब मैरिज का डिसोल्यूशन होगा तब जो है वो राइट आ जाएगा डेफर्ड डावर का वाइफ के पास। तब जो है हस्बैंड को पे करना होगा डेफर्ड डावर को, मतलब महरे मुअज्जल को। इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ द डेफर्ड डावर अर्लियर देन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सच एग्रीमेंट वुड बी वैलिड एंड बाइंडिंग। हाँ, ये भी कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से पहले अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है पेमेंट्स को लेकर के, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा और वो बाइंडिंग होगा। द वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट ऑफ डेफर्ड डावर अनलेस एंड अदरवाइज स्टिपुलेटेड, बट द हस्बैंड कैन ट्रीट इट एज अ प्रॉम्प्ट एंड पे और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ इट। सच अ ट्रांसफर विल नॉट बी वाइड। देखिए अब चूंकि यहाँ पे डेफर्ड डावर की बात हो रही है, जब डेफर्ड डावर की बात हो रही है तो यहाँ पे जो वाइफ का जो राइट है डिमांड पेमेंट का, कि जब हम चाहेंगे तब आपको पे करना होगा, डिमांड पेमेंट का जो राइट है वो वाइफ के पास नहीं होता। लेकिन फिर भी हस्बैंड को उसको, देखिए यहाँ पे हस्बैंड के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है, तुम ऑब्लाइज्ड हो कि तुम्हें पे करना है, तुम्हें पे करना है जब वो मांगे। लेकिन वाइफ को भी यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि भाई जब वो डेफर्ड डावर है तो आप तभी पेमेंट ले सकती हैं उसका जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा। कैसे हो सकता है, डेथ या डाइवोर्स से। ध्यान दीजिएगा ये डेफर्ड डावर में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात कहा जा रहा है, प्रॉम्प्ट डावर में जब डिमांड हो तब की बात कहा जा रहा है। द विडो में रिलिंक्विश हर डावर एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड्स फ्यूनरल। कभी भी मांग सकती है, जैसे ही हस्बैंड का अगर फ्यूनरल हो रहा है, हो चुका है, वो मांग सकती है विडो डावर। सच रिलिंक्विशमेंट मस्ट बी वॉलंटरी एक्ट ऑफ अ विडो। यहाँ पे ये वाली बात भी है कि जो भी रिलिंक्विशमेंट होगा वो विडो का वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर के वो आ रही है मांगने, ऐसा बात भी नहीं होना चाहिए, वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द वाइफ इन द डेफर्ड डावर इज वेस्टेड वन एंड नॉट अ कंटिंजेंट वन। उसके पास ये राइट है, वाइफ के पास ये राइट है कि वो किसी भी कंडीशन, देखिए बात मेरे यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जो मेहर का राइट होता है वाइफ को वो उसके पास हमेशा से रहता है। जब शादी हो रहा है उस समय, शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा है उस समय, शादी के बाद जो भी वो कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो, वाइफ के पास हमेशा ही ये राइट रहेगा कि वो मेहर ले सकती है किसी भी कंडीशन में जब वो चाहे। बाकी जो हमने आपको जनरल रूल बताया इसका,
ये हमने आपको अभी जनरल रूल बताया इसका, कि जनरल रूल ये है कि वाइफ के पास राइट होता है कि वो शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद, किसी भी कंडीशन में पति रहे या ना रहे, वो हर कंडीशन में उसका हक है कि वो मेहर लेगी। ये होगा जनरल रूल। अब बात कर रहा है इसमें कुछ कंडीशंस की, कि अगर प्रॉम्प्ट डावर है तो क्या होगा, स्पेसिफाइड डावर है तो क्या होगा, अनस्पेसिफाइड डावर है तो क्या होगा, डिफर्ड डावर है तो क्या होगा। इसके अंदर अंदर कई सारे कंडीशंस हैं, लेकिन कोई भी कंडीशन जो मेहर का हक है वाइफ का वो रोक नहीं सकता। सारे कंडीशंस में, हस्बैंड हो या ना हो, हस्बैंड कहीं लापता हो गया हो, कुछ भी कंडीशन हो, वाइफ के पास ये राइट है कि वो अपना मेहर लेके रहेगी। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट वाइफ को ये कहने से नहीं, लेने से नहीं रोक सकता कि आप मेहर नहीं लेंगी। अगर वाइफ ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे, ये इस तरह का एग्रीमेंट कर दे कि हम मेहर नहीं लेंगे, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड ही नहीं हो सकता जो उसको मेहर लेने से रोके। सोच रहे हैं आप इसका कितना प्रभाव है यहाँ पे मेहर का वाइफ के पास। वाइफ मतलब लेगी, उसका हक है, ये बात है। इस बात को दिमाग में बैठा कर रख, जनरल रूल को दिमाग में बैठा कर रखना है। बाकी जो कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई होंगे वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी। It is not liable to be displaced by the happening of any event, not even on her own death, and as such her hire can claim the money if she dies। देखिए कह रहा है कि जो वाइफ के पास ये जो राइट है डावर का, ये अगर वो खत्म भी जाए, या तो पति की मृत्यु हो जाए, पति अगर मर जा रहा है तब भी वाइफ ले सकती है मेहर, पत्नी खुद मर जा रही है तब भी पत्नी के नाम पे जो पत्नी के हायर्स हैं, उसके बच्चे हैं, जो भी हायर्स हैं वो ले सकते हैं मेहर उसका, क्योंकि उसका हक था। तो जो उसके हायर्स होंगे वो लेंगे उसका मेहर। डावर इज नॉट पेड एट वंस, may for that reason be described as a deferred dower, but if it is postponed until demanded by wife, it is in law prompt dower, but deferred dower doesn't become prompt merely because the wife demands it। डेफर्ड डावर प्रॉम्प्ट डावर नहीं बन जाएगा ये अगर हो जाए कि वाइफ डिमांड कर दे उसकी, तो वो प्रॉम्प्ट डावर नहीं बन जाएगा। डेफर्ड डावर ही रहेगा, प्रॉम्प्ट डावर रहेगा। सबके कंडीशन से अपने अपने, हमने इस बात को अच्छे तरीके से देख लिया है। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कहीं भी पूछ सकते हैं आप। तो इसमें कोई भी क्वेरी हो या अलग से आप हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप नंबर है, वो उस पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।